जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए बच्चों, आज हम फिर से जो शेष पाठ रह गया था हमारा राष्ट्र का स्वरूप में, जो कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है बच्चों। इसको हम फिर से समझते हैं उसी श्रृंखला में, उसी से तरीके से। पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इससे रिलेटिव जो क्वेश्चन बनेंगे उसका भी जिक्र करते हुए चलेंगे। हालांकि आपको क्वेश्चन भी करवाएंगे बच्चों, उसका अलग एक पीडीएफ फॉर्म होगा, उसको पढ़ाएंगे और पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। बस आप निश्चिंत होकर चीज़ों को पढ़िए और समझिए। चूँकि हमने शुरुआत किया है, आपने इसके पहले भी इस लेसन को अपनी किताब से पढ़ लिया होगा बच्चों, हम जानते हैं, क्योंकि हमने थोड़ा देर से पढ़ाना प्रारंभ किया आपको सितंबर माह से। तो मैक्सिमम चीज़ें हम क्लियर कर रहे हैं बच्चों। हमने गद्य खंड, काव्य खंड को कंप्लीट किया, चूँकि वो क्लिष्ट होती है, कविता, सवैया छंद होते हैं, कवि का जीवन परिचय, वो सब हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों। साथ ही साथ हमने गद्य साहित्य का इतिहास और पद्य साहित्य का इतिहास भी कंप्लीट कर दिया। और बच्चों आपका जो काव्य खंड है उससे रिलेटिव कहानी को भी हमने 4 कहानी को लगभग अभी वर्तमान में कंप्लीट कर लिया है। अब हम बच्चों प्रारंभ कर दिए हैं गद्य खंड का निबंध कहानी संग्रह। अब इसमें हम निरंतर कवि का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय के साथ साथ उनके पाठों को समझेंगे और उससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। तो बच्चों, आप ये सारी जो वीडियो हम जो अभी तक पढ़ा चुके हैं, वो आपको सभी वीडियोज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चीज़ें सब मिल जाएंगी। A to Z अलग अलग सब्जेक्ट का बच्चों प्ले लिस्ट प्रोवाइड है। और बच्चों, आप जुड़े हुए हैं किरण मैम लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल के साथ। तो इस चैनल के माध्यम से निरंतर बच्चों आपको हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 का जो हिंदी विषय है, इसके संपूर्ण पाठ्यक्रम को निरंतर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास है हमारा। 101% प्रयास है कि आपकी परीक्षा से पहले चीज़ों को कंप्लीट कराएंगे और साथ ही साथ हम मॉडल पेपर भी आपको प्रस्तुत करेंगे। तो हम जानते हैं आपने अपनी पुस्तक में पढ़ लिया है बच्चों, और जिसके पास पुस्तक नहीं है उसके लिए किरण मैम आपके लिए हाजिर हैं। आप इस वीडियो को पढ़िए और इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर पढ़ लीजिए बच्चों। आप 101% मैक्सिमम अंकों से पास होंगे बच्चों। बस आप में कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए, आप में आत्मविश्वास बहुत उच्च स्तर का होना चाहिए। आप अपने आत्मविश्वास को बनाते हुए इस चैनल से जुड़िए और पूरे विश्वास के साथ बने रहिए बच्चों। निरंतर वीडियो को देखिए, चीज़ों को समझिए, जितना हमने पढ़ा दिया उसको भी बार बार देखिए। आप हिंदी विषय में बहुत मजबूत हो जाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया उसको भी एक झलक देख लेते हैं। देखिए बच्चों, हमने इस कहानी को कंप्लीट कर लिया है। देखिए भूमि। अब दूसरा भाग आता है जन। इसके बाद आएगी नेक्स्ट भाग आएगा संस्कृति। तो अब हम जन के बारे में चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पर लेखक ने इस खंड में क्या कहा है, तो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पहला अंग तो आपका लेखक ने माना कि हमारे राष्ट्र का मेन जो अंग है वो भूमि है। भूमि के अलावा, भूमि के बिना किसी भी राष्ट्र का निर्माण होना संभव नहीं है। और दूसरा अंग लेखक ने जन को माना, अर्थात भूमि पर रहने वाले जन, भूमि पर रहने वाले मनुष्य। तो यही कह रहा है कि मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग हैं। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है बच्चों। आप बताइए, ये पृथ्वी होती पूरी और इस पर पेड़ पौधे, नदियाँ, सागर, महासागर होते और मनुष्य एक भी नहीं होता, तो क्या राष्ट्र संभव होता? नहीं, कभी नहीं होता। पृथ्वी और जन दोनों के मिलन से, अब जन हो पृथ्वी ना हो, पृथ्वी नहीं रहेगा तो जन ही कहाँ रहेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के पूरक है। कौन? ये हमारी जो पृथ्वी है और पृथ्वी पर रहने बसने वाले लोग, ये एक दूसरे के पूरक है। इसीलिए इन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है, निर्माण हो सकता है राष्ट्र के स्वरूप का। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। हम ही लोग तो हैं जो पृथ्वी को माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, और हम लोग नहीं होते। कौन कहता पृथ्वी को माता? तो यही इसमें लेकर कह रहे कि जन के कारण, ऐसा हम मनुष्यों के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा मिली है, अर्थात पृथ्वी को माता की उपाधि दी गई है। फिर आगे क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी माता और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। मतलब पृथ्वी माता है और जो इस पर निवास करने वाले व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं, मानव हैं, स्त्री और पुरुष हैं,
ये सब बच्चों सच्चे अर्थों में क्या है, पृथ्वी के पुत्र हैं। अर्थात हम लोग किसके पुत्र हैं, तो माता पृथ्वी के पुत्र हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का भरण पोषण माता पृथ्वी ही करती है। कैसे? अपने कोख में विभिन्न प्रकार के अन्न, धन, खाद्य संपदा और आर्थिक विकास के लिए खनिज पदार्थ, बहुत सारी चीजें अपने कोख में, बहुत विशाल विशाल निधियों को, अमूल्य निधियों को अपने कोख में इन्होंने रखा है, और जिसकी वजह से हम लोगों का भरण पोषण होता है, और इसीलिए पृथ्वी हमारी माता है बच्चों। चलिए हम इसको पढ़ते हैं। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। माता भूमि है और हम लोग पुत्र जो हैं वो पृथ्वी के क्या हैं, पुत्र हैं। पुत्रोहम, हम लोग पुत्र हैं किसके, पृथ्वी माता के। पृथिव्याः, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति है बच्चों पृथ्वी में। पृथिव्याः, पृथ्वी के, पृथ्वी माता के क्या हैं, पुत्रोहम, हम लोग पुत्र हैं किसकी, माता भूमि। कौन? भूमि माता है। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर थोड़ा सा अब फिर से हाईलाइट करके समझा देते। अब देखिए बच्चों, भूमि माता है और हम लोग उनके पुत्र हैं, मैं उसका पुत्र हूँ। पुत्रोहम, अहम माने मैं, अहम मया महयम मत मम मई। ये बच्चों हम, मैं के परिभाषा मतलब हम, मैं। तो क्या कह रहे हैं, अहम पुत्रोहम, मैं उनका पुत्र हूँ। किसका? उसका। किसका? पृथ्व्याः, उसका, पृथ्वी का। चलिए बच्चों, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय है कि जो जनता है, जो मनुष्य, उनके जो हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही, मतलब ये जो बंधन है माता और पुत्र का, हमारे हृदय में ही तो है, हमारी भावों में तो ही है, हमारे भाव में है कि पृथ्वी हमारी माता है। और यही सूत्र, यही अनुभव ही राष्ट्रीयता की मेन कुंजी है बच्चों, मेन पूंजी है, कुंजी है, इसको मान लीजिए। फिर आगे समझिए, इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अर्थात यही भावना जो हम लोगों में है, इसी भावना के कारण ही हमारे जो मन में है, हमारे जो राष्ट्र का निर्माण का जो अंकुर है बच्चों, अंकुर हमने आपको समझाया था कि किसी चीज को अगर पृथ्वी पे आप जमा दीजिए, चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, तो वो तुरंत कुछ ही दिनों में अंकुरित हो जाता, तो धीरे धीरे देखते कितना विशाल, बहुत बड़ा बड़ा पौधा हो जाता है और हमको अन्न प्रदान करता है। तो वही उत्पन्न करते हैं, राष्ट्र के निर्माण का अंकुर उत्पन्न करते हैं, विकसित करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप में जागता, अर्थात जो हमारी ये भावना है बहुत मजबूत हो जाती है, सशक्त हो जाती है, ऐसे हल्के में कहने सुनने के लिए नहीं, एकदम मन को एकदम मान लेना कि नहीं, यही सत्य है, पृथ्वी हमारी माता है, मैं इनका पुत्र हूँ, और इस तरह से हमारे राष्ट्र का निर्माण ही हमें ही करना है, अपने राष्ट्र का निर्माण। ये जो भावना जो है बच्चों हमारे हृदय में सख्त हो जाती, एकदम मजबूत हो जाती, दृढ़ संकल्प का रूप ले लेती है बच्चों। तब आगे जाकर राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। यही भावना ही रहता है, तभी एक मनुष्य माता पृथ्वी के साथ अपने सच्चे, अर्थात माता और पुत्र का सच्चा संबंध प्राप्त कर पाता है। जहाँ ये संभव नहीं है, वहाँ जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। समझिए बच्चों, अगर ये भावना नहीं है हमारे अंदर तो क्या होगा? अगर हमारे अंदर भावना नहीं तो हम क्या समझेंगे कि हमारे अंदर अचेतन है। जन और भूमि का संबंध कैसा फिर रहेगा जब भावना ही नहीं है माता पुत्र का? तो क्या रहेगा? हम अचेतन में हैं, हमें कोई चेत ही नहीं है, सचेत ही नहीं, और पृथ्वी जड़ के समान हमको लगेंगे। तो यही बता रहा है बच्चों, लेखक कहते हैं कि जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र के संबंध को पहचान जाता है, ठीक उसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव होता है मातृभूमि के लिए, इस प्रकार प्रकट होता। इसीलिए बच्चों, जब हमको सुबह सबसे पहले उठें तो सबसे पहला कार्य हमें धरती माता को अपने हाथों से छू के नमन करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए और क्षमा प्रार्थी होना चाहिए कि माता, मैं आपके ऊपर पैर रखता हूँ और बहुत अन्य सारी क्रियाएं करता हूँ जिसके लिए आप मुझे क्षमा करें।
और धन्यवाद दीजिए जो आपको अमूल्य निधियाँ प्राप्त की है, जिससे आपका भरण पोषण हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है, राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। इसलिए हमें सुबह उठते ही धरती माता का पैर छूना चाहिए बच्चों। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समझते हैं कि नमो मात्रे पृथ्वीये, हे माता पृथ्वी आपको प्रणाम है। मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है। मात्रे माता को, पृथ्वीये नमो मात्रे पृथ्वी, माता पृथ्वी को प्रणाम है। माता पृथ्वी को प्रणाम है। इस राम को सुबह उठते ही सबसे पहले चरण स्पर्श करना चाहिए। नमो मात्रे पृथ्वी, नमो मात्रे पृथ्वी, ऐसे उच्चारण करना चाहिए। चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रमाण भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। यही प्रणाम भाव बच्चों, प्रणाम भाव, ये जो हम प्रणाम करते हैं माता धरती को छू करके, तो यही भाव है जो भूमि है और हम जो मनुष्य लोग हैं, इसमें एक दृढ़ संकल्प, एक दृढ़ बंधन हो जाता है, एक अटैचमेंट हो जाता है, एक जुड़ाव हो जाता है। और इसी दृढ़ भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है बच्चों। ये जो भावनाएं हैं, भावनाओं से ही राष्ट्र का भवन तैयार होता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता था। सदैव, चिर मतलब बच्चों सदैव जीवन आश्रित रहता है, अर्थात जो हमारा जीवन है सदैव सदैव के लिए इसी दृढ़ चट्टान अर्थात जो भावना है, माता पुत्र का जो बंधन है, इसी दृढ़ संकल्प के कारण ही राष्ट्र हमेशा, जो हमारा राष्ट्र वो सदैव सदैव जीवन आश्रित करता रहता है। मतलब हमारे राष्ट्र के जो जीव हैं वो सदैव सदैव अपना जीवन आश्रित बनाए रखते हैं। फिर आगे देखिए बच्चों, इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय हो जाता है। फिर जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकारता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। यहाँ पर फिर से समझिए बच्चों, आपने समझा कि इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। मतलब ये जो हमारा मर्यादा है माता पुत्र का, ये हम जब मान लेते हैं, दृढ़ संकल्प हो जाते हैं, पूरी तरह बंधन में बन जाते हैं, भावनाओं से अटैच कर लेते हैं कि हाँ माता हमारी पृथ्वी है, जहाँ हम रहते हैं वो पृथ्वी हमारी माँ है और हम इनके पुत्र हैं। जब ये बंधन अटूट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है, तब बच्चों मनुष्य के कर्तव्य, तब मनुष्य अपना कर्तव्य समझता है, अपने अधिकार का, तब मनुष्य का जो कर्तव्य है और उसका अधिकार क्या है, इसका उदय होने लगता है। आगे फिर कहते हैं कि जो जन पृथ्वी के साथ माता, वो इस धरती पर बसने वाले वो व्यक्ति जो पृथ्वी के साथ मतलब पृथ्वी को अपना माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है कि मैं उनका माता, ये पृथ्वी हमारी माँ है, मैं इनका पुत्र हूँ, इस संबंध को मन से स्वीकार करता, भावों से एकदम स्वीकार कर लेता दृढ़ संकल्प के साथ, तब उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। अर्थात वही व्यक्ति ऐसा होता है जो पृथ्वी ने हमें वरदान स्वरूप अपूर्ण अमूल्य निधियों को दिया है, उसको पाने का अधिकारी हो पाते हैं हम लोग। फिर आगे कहते हैं माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव का पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। अर्थात बच्चों माता के प्रति जो प्रेम है ये स्वाभाविक है, नेचुरल, इसे हमें कोई सिखाता बताता नहीं है। क्या चीज़ कि हमें अपनी माता के प्रति प्रेम रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कोई आपको नहीं बताता, हम लोगों को कोई नहीं बताता कि हमारी माँ के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, उनका देखभाल करना चाहिए, उनके प्रति हमारा कर्तव्य है उनका सेवा करना। तो ये हमें कोई बताता नहीं बच्चों, ये सब क्या है, स्वाभाविक है, प्राकृतिक है, नेचुरल है। हम जानते हैं कि हमें माता के प्रति प्रेम रखना है, अनुराग रखना है और उनका सेवा करते रहना है। अब आगे देखिए बच्चों, वो एक निष्कारण धर्म होता है, मतलब बिना किसी कारण का, निष्कारण बिना किसी कारण के, बिना किसी लाभ के, बिना किसी रीजन के, ये हमारा धर्म है कि माता को हम प्रेम करें, स्नेह करें, अपना माने। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों, स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम, मतलब किसी स्वार्थ के लिए अगर कोई पुत्र अपने माता के प्रति प्रेम रखता है तो पुत्र के अधः पतन को सूचित करता है। तो उस पुत्र का क्या होता है, अधः पतन होता है, अर्थात उसका कमी ही होता है, उसको नीचे की ओर गिरना होता है। इसको अधः पतन और
अधःपतन मतलब बच्चों कि हम नीचे की ओर जाते हैं, हमारी नीच भावना को, हमारी छोटी विचार को प्रस्तुत करता है। क्या चीज़? अगर हम किसी स्वार्थ से अपनी माता को प्रेम करते हैं तो अब आगे क्या करता है बच्चों, यही हमें सूचित करता है कि हमारी बुद्धि बहुत छोटी है। जो जन पृथ्वी मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम यहाँ से रिलेटिव, चूंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो हम यहाँ से रिलेटिव आपसे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब इस पंक्ति में आपने देखा यहाँ पर कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, कहते नहीं माता पृथ्वी को प्रणाम है, ये देखा नहीं आपने? ये भाव जब आ जाता है माता पृथ्वी को प्रणाम है इस तरह से, तो मान लीजिए यहाँ से पंक्ति हमारा है, ये हमारी परीक्षा में पूछ लिया, ये हमको मान के चलना है कि ये हमारी परीक्षा में यहाँ से लेकर यहाँ से यहाँ तक हमारी परीक्षा में पूछ लिया। अब बच्चों इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, हम आप इसका जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि जब तक हम समझेंगे नहीं कि हमारी परीक्षा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, तब तक हमारा जो मन है इसमें पूरी तरह लगेगा नहीं। अभी आप आलस को, आप कुछ बच्चे भी आलसी आलस घेरे हुए होगा, लेकिन नहीं बच्चों, अब आप जाग जाइए, बिल्कुल जाग जाइए, जागो, और तब तक मत रुकना जब तक सफल मत हो जाना, अर्थात जब तक परीक्षा मत दे लेना, तब तक निरंतर दिन रात बस पढ़ाई को अपने आप को लगा दीजिए। तो अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी समझ लेते हैं बच्चों कि ये मान लीजिए आपकी पंक्ति ये इम्पोर्टेंट है, हमारे समझ में हमको बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं बच्चों। समझिए कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश में या प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने क्या उद्देश्य दिया है। तो इसमें आपको कैसा उद्देश्य लग रहा है प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से? तो बच्चों लेखक का उद्देश्य यहाँ है कि किसी शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है, कैसे, कब संभव है, जब प्रत्येक व्यक्ति देश की भूमि और प्रत्येक वस्तु को माता के समान आदर करेगा, माता समझेगा, माता के समान सम्मान करेगा। इस प्रकार से आपका 2 नंबर क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब दूसरा आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पर हम आपको ये देखिए, हमने मान लीजिए ये आपसे यहाँ से लेके इतना आपको अंडरलाइन करवा दिए, ये देखिए, अब इतना आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, कहेगा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अब आप रेखांकित अंश में आप क्या देख रहे हैं कि जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। आपने पढ़ा, अर्थात क्या यहाँ पर लिखेंगे आप, इसका अर्थ आप क्या समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करेगा, अर्थात ये मानता है क्या कि पृथ्वी मेरी माता है और मैं उनका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, वही पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है या पाने का अधिकारी है। फिर आगे है कि बच्चों माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। ये है वो एक निष्कारण धर्म। बस इतना आपसे पूछ लिया कि रेखांकित अंश का व्याख्या कीजिए, तो आप क्या कहेंगे? इसका अर्थ ये है बच्चों कि प्रत्येक मनुष्य पुत्र का ये कर्तव्य होता है कि वो अपनी माता से प्रेम करे, निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करे, और यही उसका धर्म है, ये मान के चले। तो आपने समझा बच्चों कि क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है। अब आइए क्वेश्चन समझ लेते हैं कि पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है। बताइए बच्चों, आपने पढ़ा पृथ्वी के रत्नों को कौन प्राप्त कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन बन गया था। आप क्या लिखेंगे कि जो व्यक्ति पृथ्वी अर्थात भूमि या धरती के प्रति आदर या भाव रखेगा और पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करेगा, मानेगा। अर्थात कहने का अर्थ बच्चों कि जो यह मानता हो कि पृथ्वी मेरी माता और मैं उसका आज्ञाकारी पुत्र हूँ, वही व्यक्ति पृथ्वी के रत्नों को प्राप्त कर सकता है। और अब और क्वेश्चन भी बनेंगे बच्चों, जैसे कि कैसे व्यक्ति राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। अभी आपने देखा कि किस प्रकार की व्यक्ति हैं जो राष्ट्र का क्या उत्थान नहीं कर सकते, है ना। तो अब इसको समझिए कौन से व्यक्ति हैं। वो एक स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है, जो जन मातृभूमि के साथ देखिए अपना संबंध जोड़ता है। तो आप क्या यहाँ पर लिखेंगे कि कौन सा व्यक्ति है जो राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकता।
तो जो व्यक्ति स्वार्थवश होकर अपने राष्ट्र से प्रेम करता है, अपनी धरती माँ से प्रेम करता है और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता है बच्चों, वो स्वयं अपनी अवनति, अपने अभी हमने यहाँ पर बताया नहीं, अधोपतन, अधापतन, अधः पतन अर्थात अवनति और अधोपतन बच्चों अधोगति अर्थात उन्नति, अवनति उन्नति, अधापतन अवनत मतलब अपने आप को नीचे गिराता हुआ जाना, गिराते हुए जाना मतलब एक छोटी सी बुद्धि के विचार वाले व्यक्ति। तो यहाँ पर अब आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो व्यक्ति स्वार्थवश होकर राष्ट्र से प्रेम करता हो और उसकी संपत्ति को प्राप्त करना चाहता हो और वो स्वयं अपनी अवनति को का कारण बन सकता है बच्चों। इस प्रकार के स्वार्थी व्यक्ति कदापि राष्ट्र का उत्थान नहीं कर सकते। और आपसे ये पूछ सकता है, देखिए बच्चों अर्थों को भी ध्यान देते चलिए। देखिए अनुराग आपने देखा नहीं, और प्रेम देखा, प्रेम और अनुराग ये देखिए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे कोई शब्द को उठा लेगा, मान लीजिए अधिकार ले लिए, हम अनुराग ले लिए ये देखिए। अब इसका अर्थ पूछ लेगा कि शब्दों में से उपसर्ग छाट कर लिखिए। तो आप अनुराग में क्या उपसर्ग पा रहे हैं? अनु नहीं पा रहे हैं बच्चों, अनु प्लस राग, यहाँ पर जगह कम है, नहीं तो संधि विच्छेद करके हम आपको दिखा देते कि अनु प्लस राग हो गया अनुराग। ये तो अनुराग है, तो अनु यहाँ पर उपसर्ग है। और अधिकार में देखिए बच्चों, आप यहाँ पर लिखिए अधि प्लस कार अधिकार, तो यहाँ पर अधि उपसर्ग है। तो जो बच्चों उपसर्ग पहले जुड़ता है और प्रत्यय बाद में जुड़ता है, ये बात भी दिमाग में बनाए रखिएगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो ऐसे संबंधित आपसे क्वेश्चन बनेगा बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, उनमें ऊंच और नीच का भाव नहीं होता। माता अपने सभी पुत्रों को किस भाव से चाहती है? समान भाव से चाहती है। और इसी प्रकार पृथ्वी पर जो भी बसता है, चाहे जैसे भी प्रकार के अच्छे बुरे जो भी जन हो, बसने वाले सब जन उनके लिए, किसके? माता के लिए बराबर होते हैं। अब देखिए बच्चों, उसमें वो ऊंच नीच जैसा भावना नहीं रखते हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा, अर्थात जो मातृभूमि का उदय चाहता है, वो समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है, अर्थात आप पृथ्वी पर किसी भी कितने व्यक्ति को काउंट कर पाएंगे? नहीं काउंट कर पाएंगे, बहुत अनंत है, बहुत मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा है, पूरे पृथ्वी की बात हो रही है। तो नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत, नाना प्रकार के जनों से भरे पड़े हुए हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले हैं, अनेक धर्म को मानने वाले हैं, फिर भी ये मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण उनका सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे से आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है, उसमें कोई भेदभाव नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। किसी जन को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए, अर्थात हमें राष्ट्र के प्रत्येक अंग की, प्रत्येक जगह की हमें ध्यान रखनी चाहिए, देखभाल करते रहनी चाहिए, सुध लेते रहनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जल का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन में तादात्म्य प्राप्त किया है। अब देखिए बच्चों, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातः काल भुवन को, अर्थात पूरे संसार को, भवन का अर्थ मतलब होता है बच्चों घर, भवन और भुवन, इसमें ऐसे अंतर पूछ लेगा। भवन का अर्थ और भुवन का अर्थ, तो भुवन का अर्थ बच्चों संसार है और भवन का अर्थ घर होता है। अब देखिए, अमृत से भर देती है भुवन को, अर्थात संसार को,
और क्या कौन अमृत से? सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी। तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नहीं उठती। राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत संततवाही जीवन अर्थात जो जनता है, जो सब मनुष्य है, इनका निरंतर सतत अर्थात लगातार वाही लगातार चलने वाला जो जीवन है नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अब आप यहाँ तक समझ गए बच्चों। हम संस्कृति को भी देख लेते हैं। देखिए 4 पेज में है, इसको हम फटाफट पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर नेक्स्ट बच्चों लेक्चर में हम इसे संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे और साथ में वहाँ पर भी समझाएंगे चीज़ों को। अब संस्कृति, अब यहाँ पर लेखक क्या कह रहे हैं कि राष्ट्र का पहला अंग कौन था बच्चों? तो भूमि था। दूसरा अंग कौन था? तो भूमि पर बसने वाले जन थे, मनुष्य थे। और अब तीसरा अंग कैसे बता रहे हैं बच्चों लेखक? तो संस्कृति को बता रहे हैं। अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं। मनुष्य ने युगों में अर्थात युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है मनुष्यों ने, वही अब उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। मेरा संस्कृत के जन की कल्पना कबंध मात्र है, बेकार है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय उदय के द्वारा ही किसी राष्ट्र का वृद्धि होना संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति में विरहित कर दिए जाएं तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के बिटप का पुष्प, जीवन रूपी जो बिटप है, जीवन रूपी जो वृक्ष है, इसका पुष्प संस्कृति ही है बच्चों। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में सोचा है, ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, उन दोनों के रूप में बच्चों देखिए अब आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ से दोनों के रूपों में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है और उससे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता वृक्ष और वनस्पति अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन में से अवरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद अर्थात आमोद, प्रमोद, आनंद, खुशी अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वो इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि वामा रूप ही दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी रूप की दृष्टि से संस्कृत के ये बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से ये उनमें एक सूत्रता अर्थात सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। जो व्यक्ति सहृदय मतलब हृदय के साथ, मन के साथ वो प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है हृदय के साथ और उससे आनंदित होता है। इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों से बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है बच्चों। गाँव और जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में
तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृत का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सब का स्वागत करने की आवश्यकता है। और पूर्वजों ने चरित्र और धर्म विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपनी भावी अर्थात भविष्य के जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, जहाँ भूत अर्थात बीता हुआ समय वर्तमान को जकड़ के नहीं रखना चाहता, बल्कि अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं, उस राष्ट्र का हम सम्मान करते हैं। तो बच्चों देखिए, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का ये कहानी आपको पूरा समझ में आया होगा। बच्चों, हमने कुछ जगहों पर बहुत विस्तार से नहीं समझाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें लगभग आपको समझ में आ ही जाती हैं। और मेरा यही धारणा है बच्चों कि वीडियो कम समय में बन जाए और चीज़ें आपको समझ में भी आ जाए। तो अब इससे रिलेटिव हम अगले क्लास में बच्चों क्वेश्चन आंसर अवश्य ले आएंगे। बस 2 से 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम टॉपिक को अंडरलाइन करते हुए उसी का आंसर बना के आपके सामने बच्चों प्रस्तुत करेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में। चलते चलते आपसे छोटी सी निवेदन है, छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों कि चैनल को आप सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट करें, जिससे हम और अच्छे से वीडियो आपको नेक्स्ट ईयर में प्रोवाइड करें। बल्कि हम बच्चों चाहते हैं कि आपको ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएं, अच्छे से चीज़ों को एक एक चीज़ को लिख के पढ़ के समझा के। तो बच्चों हमारा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी किया कीजिए बच्चों, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर करने का पूरा प्रयास किया कीजिए। जय हिंद बच्चों।